जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो पाठ 10 तक हम पढ़ चुके थे, आज पाठ 11 को पढ़ेंगे। तो 11 का भी कुछ भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ भाग बाकी है, उसको आज हम आगे बढ़ा देंगे। तो पाठ 11 में है आओ ब्रह्मांड को जाने, नो द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के बारे में यहाँ हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, जैसे आकाशीय पिंड, सौर परिवार के बारे में, सूर्य के बारे में, ध्रुव तारा के बारे में, और जो तारामंडल है जैसे बृहद सप्तर्षि तारामंडल और लघु सप्तर्षि, वृश्चिक, शर्मिष्ठा, ये सारे चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज इसको आगे बढ़ाते हुए और एक खगोलीय पिंड चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा या मून, तो सभी बच्चे जानते हैं चंद्रमा को प्रत्येक रात के समय आसमान में देखते हैं, तो सभी परिचित हैं चंद्रमा से। तो रात में आकाश में सबसे जो चमकीला जो पिंड होता है वो है चंद्रमा। तो जो चंद्रमा होता है सबसे ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देता है, और बाकी जो तारे दिखते हैं छोटे छोटे दिखते हैं, क्योंकि वे हमसे काफी दूरी पर है, लेकिन चंद्रमा हमसे निकट है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। यह हर रात अपनी आकृति बदलता है। तो कभी चंद्रमा आपको छोटा दिखता होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होके पूरा गोल दिखता होगा, और फिर कभी पूरा गायब हो जाता है, और फिर धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता है। ऐसा आपने देखा होगा। तो जिस रात चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है उस रात को कहते हैं पूर्णिमा। तो जब जो चांद पूरा दिखाई देता है गोल, वो रात होता है पूर्णिमा की रात। और इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। पूर्णिमा के बाद क्या होता है, धीरे धीरे चंद्रमा घटते हुए 15वीं जो रात्रि, 15 दिन के बाद रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा होगा, उसके बाद धीरे धीरे घटेगा 15 दिनों तक, और 15वें दिन में जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देगा। इसे क्या कहते हैं, अमावस्या। तो जो पूर्णिमा की रात होती है तो क्या होता है, हम रात के समय भी थोड़ा उजाला देख पाते हैं बाहर, लेकिन जब अमावस्या होती है तो अंधेरा रात होता है। क्या दिखाई देता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो आगे दिन जो अमावस्या का दिन है उसके अगले दिन चंद्रमा का एक बहुत महीन भाग दिखाई देता है, जिसे बाल चंद्र कहते हैं। तो अमावस्या के बाद वाले दिन में थोड़ा सा चांद दिखाई देता है, वो छोटा सा दिखता है, इसलिए इसे बाल चंद्र मतलब बच्चा चांद कहते हैं। तो इसके पश्चात चंद्रमा बड़ा होता जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता जाता है। जैसे पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटता है और अमावस्या में पूरा गायब हो जाता है, नहीं दिखाई देता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होते जाता है, और फिर क्या हो जाता है, पूर्णिमा हो जाता है। पूर्णिमा को पूर्णतः गोल हो जाता है, मतलब पहले छोटा से बड़ा हुआ, फिर क्या हो जाता है, एक दिन छोटा से बड़ा हुआ, जब पूरा गोल हो गया पूर्णिमा हो गया, फिर धीरे धीरे छोटा होते होते पूरा खत्म हो गया, वो हो गया अमावस्या। तो ये 15-15 दिन का 2 पक्ष होते हैं। तो 15 दिन बाद क्या हो जाता है, पूर्णिमा, फिर 15 दिन बाद अमावस्या। तो ये जो 2 पक्ष होते हैं उसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या होती है चंद्रमा की कलाएं। तो ये जो चंद्रमा है, कभी छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो इसकी जो अलग अलग आकृति दिखती है तो वो क्या होती है, पूरे माह तक चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो चंद्रमा की कलाएं क्या कहते हैं, पूरे महीने उसकी जो आकृति होती है चंद्रमा की वो अलग अलग होती है। पहले गोल चंद्रमा हुआ, फिर थोड़ा सा कट गया, फिर थोड़ा सा कट गया, तो इस तरह से क्या होता है, एक दिन इतना कट जाता है, फिर एक दिन क्या होता है, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की जो अलग अलग उसकी आकृतियां हैं, इसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, फेज ऑफ मून। ठीक है।
देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, जो चंद्रमा है गोल होता है, फिर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। तो ये चंद्रमा की कलाएं और उसकी स्थितियां हैं। तो ये क्या है, बीच में हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग भाग से चंद्रमा का जो भाग दिखता है धीरे धीरे वो क्या होता है, लगता है ढक जाता है, जिसके कारण उसकी अलग अलग आकृतियां हमें दिखाई देती है पृथ्वी से। तो ये क्या है, पृथ्वी है और ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक कक्षा में चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पृथ्वी की चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा, मतलब पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर लगा रहा है चक्का, वो अपना रास्ते में ही है वो। ठीक है, जो उसका रास्ता है उसी रास्ते में वो चक्कर लगा रहा है, और ये जो चंद्रमा है वो भी अपने रास्ते में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इन्हें भी जानिए। तो क्या जानना है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। तो बहुत से कैलेंडर में इस अवधि को 1 माह कहते हैं। ठीक है, इसको अंदाजन मान लिया जाता है 1 माह। तो क्यों चमकता है चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ये क्यों चमकीला दिखाई देता है? तो वास्तव में चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, यह पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये किसके साथ परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी घूम रहा है और साथ में चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर दे रहा है। तो केंद्र में सूर्य है, चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर पड़ रहा है और उसी को वो परावर्तित कर दे रही है पृथ्वी तक, मतलब हमारे तक। तो जो भाग प्रकाशित रहता है वो भाग चंद्रमा का दिखाई देता है और बाकी भाग नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण उसकी अलग अलग आकृति दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक जगह में नहीं है, ये सूर्य है, तो ये चंद्रमा क्या है, अलग अलग जगहों में घूम रही है, जिसके कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश भी उसमें कम ज्यादा पड़ रहा है और जिसके कारण उसकी आकृतियां भी बदलती हुई लग रही है। चंद्रमा के जिस भाग से सूर्य की परावर्तित किरणें हम तक पहुंचती है, हम केवल उसी भाग को देख पाते हैं और बाकी भाग क्या है, अंधेरा दिखता है। इसीलिए उसकी जो चंद्रमा की आकृति है वो हमको अलग अलग दिखती है। सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई दे पड़ता है? रात में क्या वो कहीं चला जाता है? वो भी तो आसमान में ही रहता है। तो क्या कारण है कि पृथ्वी के घूर्णन के दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वहां दिन होता है और दूसरी तरफ रात। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देखिए जब ये हिस्सा क्या है, ये सूर्य के सामने आ जा रहा है, मतलब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इस हिस्से में क्या है, दिन है। लेकिन ये पीछे का जो भाग है इसमें क्या है, प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा सूर्य का, तो इस हिस्से में क्या है, रात है। मतलब इसीलिए रात के समय सूर्य दिखाई नहीं देता और दिन के समय सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि इसमें उसका प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी के उस भाग पर, वहां जहां दिन है। तो ये आप प्रकाश में पढ़ेंगे कि आप पहले पढ़ भी चुके होंगे कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उससे टकराकर वापस हमारे आंख तक प्रकाश आती है। और इसी कारण से जहां पर प्रकाश नहीं पड़ता सूर्य का वो भाग रात होता है और जहां प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है और दिन के समय ही सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। 12 घंटों की यह स्थिति धीरे धीरे बदलती रहती है और जो भाग सूर्य के सामने था वो पीछे चला जाता है। तो क्या होता है, जो भाग सामने था ये क्या है, सूर्य पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन और एक क्या कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, मतलब ये अपने में भी घूम रही है। ठीक है,
अपने में भी घूर्णन कर रही है। एक तो अपने में घूम रही है, ऊपर से सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिसके कारण 12 घंटे के अंतराल में क्या होता है, स्थिति बदल जाती है। जो भाग सामने था वो पीछे चला जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, सूर्य कभी उदय और कभी अस्त होता है। तो सूर्य का जो उगना बोलते हैं कि सूर्य उग गया, सूर्य डूब गया, तो ये क्या सूर्य आता है जाता है, ऐसा नहीं है। क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश उस भाग पर पड़ता है जो रात था जिस भाग में, तो वहां क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है, मतलब सूर्य का उदय हो गया। और जब धीरे धीरे रात की ओर घटने लगता है, शाम होने लगती है, तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वापस जाने लगता है दूसरी तरफ, जिसके कारण क्या होता है कि वो भाग में लगता है कि सूर्य अस्त हो रहा है, डूब रहा है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, अर्थात हमेशा धरती के किसी न किसी आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होती है। तो जिस भाग में, पृथ्वी के जिस आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होती है, और हमारे विश्व का कुछ देशों में क्या होता है, जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में क्या हो जाती है, रात हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे तरफ पड़ जाता है, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। जब वहां दिन होता है तो यहाँ रात हो जाता है। तो इस तरह से उल्टी प्रक्रिया चलती है। तो 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। इसको आप याद रखेंगे, कब, 1969 को। इसके बाद एडविन एल्डरिन चंद्रमा पर उतरे। तो दोनों साथ में थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन। तो पहले नील आर्मस्ट्रांग उसमें उतरे, फिर उसके बाद कौन उतरे, एडविन उतरे चंद्रमा की सरफेस पर, धरती पर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अभी तक किसी, तो सबसे पहले भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले, राकेश शर्मा, ये आप याद रखेंगे। तो अभी तक भारतीयों ने चांद पर कदम नहीं रखा है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो मानव था यूरी गागरिन थे। तो अंतरिक्ष में, पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले मानव कौन थे, मनुष्य, यूरी गागरिन, इसको याद रखेंगे। और चंद्रमा पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, और भारतीय राकेश शर्मा। और एक वर्ष में केवल 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है, और अन्य सभी दिनों में सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व में होता है। तो हम क्या बोलते हैं, सूर्य पूरब से उगता है, तो सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर को एकदम पूर्व में उगता है। लेकिन बाकी दिन में क्या होता है कि जो सूर्य उगता है वो उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में, या फिर दक्षिण और पूर्व के बीच में उगता है। 21 जून से सूर्योदय का स्थान धीरे धीरे दक्षिण स्थान की ओर स्थानांतरित होता है। जैसे 21 जून हो गया, उसके बाद जो सूर्य होता है वो दक्षिण की ओर उदय होता है, दक्षिण पूर्व की ओर। तब इसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं, और यह स्थिति 22 दिसंबर तक रहती है। 21 जून से 22 दिसंबर तक जो सूर्य है वो दक्षिणायन रहता है, मतलब दक्षिण की ओर थोड़ा थोड़ा घिसकने लगता है, उसका उदय होना जो। इसके बाद सूर्योदय का स्थान उत्तर की ओर गति करता हुआ शुरू कर देता है। उसके बाद उत्तर की ओर गति करने शुरू कर देता है 22 दिसंबर के बाद, और 22 दिसंबर के बाद शुरू कर देता है 20 जून तक वो उत्तर की ओर। तो उसे कहते हैं उत्तरायण। तो समझ गए उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है। अब और एक चीज हमने पहले भी चर्चा किया था कि ग्रह जो होते हैं, जैसे पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, तो इसका अपना एक प्रकाश नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, दूसरे जो जैसे तारे हुए, जैसे सूर्य हुआ, तो उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ग्रह को कहते हैं प्लैनेट। तो वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी है वो
किस तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कोई भी जो ग्रह है वो किसी न किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उसे ग्रह कहते हैं। और प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है और इस पथ को कहते हैं कक्षा। सबका अपना अपना कक्षा है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्लास 1 के बच्चे 1 कक्षा में बैठते हैं, क्लास 2 के बच्चे 2 कक्षा में, तो इस तरह से सबका अपना अपना कक्षा है। तो उसी तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं उनका भी अपना अपना कक्षा है। कोई किसी की कक्षा में नहीं जाता है, वो अपने अपने कक्षा में घूमते हैं। तो किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय को ग्रह का परिक्रमण काल, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा घूमने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है और यही कारण है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए आपस में नहीं टकराते हैं। ठीक है, क्यों नहीं टकराते? क्योंकि सबका अपना अपना कक्षा होता है, अलग अलग जगहों में चक्कर लगाते हैं और सबका जो परिक्रमण घूमने का समय है वो अलग अलग है। और यही कारण है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए नहीं टकराते हैं। क्या कारण है? क्योंकि सब अपने अपने कक्षा में जाते हैं और इस कारण से कोई किसी के रास्ते में नहीं आता। तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। तो जैसे लट्टू घुमाते हैं तो क्या है, लट्टू अपने चारों ओर घूमता है, गोल 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 घूमता है ना। तो पृथ्वी भी अपने अक्ष में भी घूमता है लट्टू के समान और घूमते घूमते अपने अक्ष में घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं और परिक्रमा करने के समय को परिक्रमण काल और अपने अक्ष में घूमने को घूर्णन काल कहते हैं। तो सभी ग्रह का घूर्णन काल और परिक्रमण काल अलग अलग होता है। अब देखेंगे उपग्रह, सैटेलाइट्स। तो कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो कुछ आकाशीय पिंड क्या करते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। ठीक है, तो किसी जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे हो गए ग्रह और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वे हो गए उपग्रह, जैसे चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो कुछ ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं होते। तो कुछ ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं होते, मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर कोई भी पिंड चक्कर नहीं लगाता, जबकि कुछ ग्रहों के चंद्रमा की संख्या 1 से अधिक है। पृथ्वी के तो एक ही उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसके बहुत सारे चंद्रमा हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा या मून। क्या होता है कृत्रिम उपग्रह? तो कुछ उपग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं, जिनको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक है, इसको बनाया नहीं है मनुष्य ने, ये प्रकृति से ही मिला है। और बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। कुछ मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते घूमते हैं, तो वे हो गए कृत्रिम उपग्रह। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। इसे 1975 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाकर उसके बारे में सारी खबरें इकट्ठा करना, उसके मौसम के संबंधित जानकारी करना और मोबाइल और टीवी रेडियो को चलाने में सहायता करना। तो इसके लिए ये सैटेलाइट या फिर उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, ये है कृत्रिम उपग्रह जो फिक्स कर दिए जाते हैं एक कक्षा में और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है।
जिसे मानव ने बनाया है। अब देखते हैं ग्रहों के बारे में। तो पहला ग्रह है बुध या मरकरी। तो यह सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह है। तो सूर्य के सबसे सामने का ग्रह कौन है? बुध है। और सभी ग्रह की तुलना में इसकी गति सबसे तेज है। जो बाकी ग्रह हैं उससे ज्यादा इसकी स्पीड है। और यह 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो इसको अब सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 डेज का समय लगता है। और इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है और दिन में इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में -18 या 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और इसका व्यास है 4878 किलोमीटर। इसका जो व्यास है, व्यास मतलब ये दोनों बीच की दूरी, ठीक है। केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा है इसकी दूरी कितनी है? 4878 चंद्रमा की, ठीक है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का क्या है? कोई उपग्रह नहीं है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाए। सूर्योदय के तुरंत बाद पूर्व में तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम की जो आसमान है वहां ये दिखाई देता है। तो बुध ग्रह को हम कब देख सकते हैं? जब सूरज उगता है उसके तुरंत बाद पूरब की दिशा में एक चमकता हुआ पिंड दिखाई देगा, तो वो है बुध। और जब सूरज डूबता है उसके तुरंत बाद पश्चिम के आसमान में दिखाई देता है। इसे देखा जा सकता, तो आप भी इसे देख सकते हैं। सूर्य के तेज प्रकाश में इसे नहीं देखा जा सकता। जब सूर्य बहुत ज्यादा तेज होता है दिन के समय, उस समय इसको नहीं देखा जाता। लेकिन जब सूर्य उगता रहेगा तो उस समय क्या है, थोड़ा प्रकाश कम होता है। जब डूब जाता है तुरंत बाद, उस समय सूर्य का प्रकाश तेज थोड़ा कम रहता है, इसलिए उस समय बुध को देखा जा सकता है। देखिए ये है बुध ग्रह। अब इसके बाद देखते हैं वेनस या शुक्र ग्रह। रात्रि के समय आकाश में चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह। यह बुध से भी अधिक गर्म ग्रह है। तो बुध जितना गर्म है उससे भी अधिक ये गर्म है। और इसका व्यास है 12,104 किलोमीटर, ठीक है। व्यास समझाया था मैंने, केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा है मतलब डायमीटर, इसका है 12,104। और इसका जो परिक्रमण काल है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 225 दिन का समय लगता है। और अपने अक्ष पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, मतलब वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है अपने अक्ष पर, मतलब लट्ठू के समान। और यह अन्य ग्रहों के घूर्णन दिशा से विपरीत घूर्णन करता है। बाकी ग्रह दूसरे दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरह से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा की तरह इसकी भी कलाएं होती है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, उसी तरह से शुक्र भी घटता बढ़ता दिखाई देता है। यह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। जैसे बुध को हम लोग देख सकते हैं सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद। कहाँ देख सकते हैं? पश्चिम, सूर्योदय के समय पूर्व आकाश में और सूर्यास्त के समय पश्चिम आकाश में। तो उसी तरह से शुक्र को भी हम देख सकते हैं उस समय। इसलिए इसे प्रभात का तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम को दिखाई देता है, जब सूर्य उगता है और डूबता है। ये देखिए ये क्या है? ये है शुक्र ग्रह। शुक्र की कलाएं, जैसे चंद्रमा का अलग अलग आकार में दिखता है, तो इसी तरह से शुक्र भी अलग अलग कलाओं में दिखता है। अब है हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।